हेलो गाइस, कैसे आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर स्वागत आप सभी का। बच्चों, हाल ही में हम लोगों ने अभी एक नया चैप्टर शुरू किया है जिसका नाम है कंपनी। इसको लेकर के हमारी एक क्लास अभी तक हो चुकी है जिसमें हम लोगों ने कंपनी क्या होती है, कंपनी कितने प्रकार की होती है, ये सब बातें डिस्कस की है। उम्मीद है उस क्लास के माध्यम से आप लोगों को यह बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कंपनी क्या होती है और कितने प्रकार की होती है। राइट। चलिए, आज के क्लास के अंदर आप लोग पढ़ेंगे अंश क्या है, अंशों के प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक। अब ज़्यादा समय न लेते हुए आज के क्लास को हम लोग शुरू कर लेते हैं। बच्चों, आज के क्लास का पहला क्वेश्चन बहुत बेसिक है, जो कि है अंश क्या है। इंग्लिश में हम अंश को शेयर कहते हैं। चलिए जानिए ज़रा। लिखा है, कंपनी की पूंजी निश्चित मूल्य की छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त होती है। ऐसी प्रत्येक इकाई को अंश कहते हैं। बहुत सिंपल है बच्चों। देखिए, ये तो आप लोगों को क्लियर है कि जब भी हम लोग व्यापार करने की बात करेंगे तो व्यापार के अंदर जो पैसा लगा होता है व्यापार करने के लिए, वो पूंजी कहलाती है। अब जब कंपनी की बात करें तो कंपनी की जो पूंजी होती है वो छोटे छोटे टुकड़ों में, इकाइयों में या हिस्सों में बटी होती है और प्रत्येक हिस्से का एक मूल्य निर्धारित होता है और इन सभी प्रत्येक इकाई, हिस्से या टुकड़े को हम लोग अंश कहते हैं। उदाहरण है यहाँ, जैसे यदि एक कंपनी की 10 लाख रुपए की पूंजी है और यह 10 रुपए के 10,000 हिस्सों में विभक्त है। विभक्त मतलब बटी हुई है। आप हिस्से कहे, टुकड़े कहे, इकाई कहे, एक ही बात है। तो ऐसे प्रत्येक हिस्से, जहाँ 10 रुपए के हिस्से को अंश कहा जाता है। आई होप समझ में आया होगा। अंश को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 284 में भी परिभाषित किया गया है। आइए देख लेते इसके अनुसार। अंश का आशय एक कंपनी की अंश पूंजी के एक अंश से है और इसमें स्टॉक भी शामिल है। अब ये स्टॉक क्या है आगे चल करके हम आपको समझाएंगे। अभी के लिए याद रखिएगा, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 284 के अनुसार जो परिभाषा दी गई है वो कुछ इस प्रकार है। अंश का आशय कंपनी की अंश पूंजी के एक अंश से है और इसमें स्टॉक भी शामिल है। ठीक। आई होप अब आप लोग अंश क्या है जान चुके होंगे। चलिए, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन डिस्कस करते, जो कि है पूर्वाधिकार अंश से क्या आशय है। जी हाँ बच्चों, अंश जनरली दो प्रकार के होते हैं, एक पूर्वाधिकार अंश और दूसरा समता अंश। पूर्वाधिकार अंश क्या है पहले इसको जान लेते हम लोग। बच्चों, पूर्वाधिकार अंश को हम लोग अधिमान अंश भी कहते हैं और इंग्लिश में हम इनको प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। क्या होते जानिए। पूर्वाधिकार अंश वे अंश होते हैं जिन्हें निम्न दो प्रकार के पूर्वाधिकार प्राप्त होते हैं। नंबर 1 जो पहले वाला है, इन्हें समता अंशों पर लाभांश देने से पूर्व एक निश्चित दर से लाभांश प्राप्त करने की प्राथमिकता रहती है। दूसरा, कंपनी के समापन की दशा में समता अंशधारियों के पूर्व पूंजी वापस पाने की प्राथमिकता रहती है। जी हाँ बच्चों, यहाँ लाभांश और पूंजी वापसी की हम लोगों ने बात करी है। देखिए, जिन अंशों पर लाभांश की प्राथमिकता रहती है, लाभांश पाने की प्राथमिकता रहती है और कंपनी के समापन के समय पूंजी वापसी की प्राथमिकता रहती है, इन दो पूर्वाधिकारों के साथ जो अंश होता है वो अंश हमारा पूर्वाधिकार अंश कहलाता है।
ठीक। और सिंपल हम लोग बात करें, जैसे कि मैंने आपको कहा कि अंश दो प्रकार के होते हैं, एक पूर्वाधिकार और दूसरा समता अंश। समता अंशों की अपेक्षा जिन अंशों पर लाभांश और कंपनी के समापन की दशा में पूंजी वापसी की प्राथमिकता रहती है, उन्हीं को हम लोग पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। राइट, चलिए नेक्स्ट। जी हाँ बच्चों, समता अंश क्या है? अब समता अंशों को इंग्लिश में हम लोग इक्विटी शेयर कहते हैं। चलिए आइए जान लेते हैं समता अंश क्या है। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार समता अंश वे अंश है जो पूर्वाधिकार अंश नहीं होते। बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है यहाँ समता अंशों की, कि वो अंश जो पूर्वाधिकार अंश नहीं होते हैं समता अंश कहलाते हैं। ठीक। वे अंश जो लाभांश के भुगतान एवं कंपनी के समापन की दशा में पूंजी वापसी मीन्स पूंजी वापस प्राप्त करने के संबंध में कोई पूर्वाधिकार नहीं रखते हैं, समता अंश कहलाते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। चलिए इसके बाद हम लोग अब जान लेते पूर्वाधिकार अंशों और समता अंशों में अंतर। हाँ बच्चों, बिल्कुल क्वेश्चन बड़ा फ्रिक्वेंट आप लोगों से पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर कि जो पूर्वाधिकार अंश और समता अंश है इन दोनों में क्या अंतर है। यहाँ अंतर को आसान बनाने के लिए हम लोगों ने अंतर के आधार तैयार किए हैं। ध्यान से आप लोग इनको पढ़ेंगे और जानेंगे पूर्वाधिकार अंश और समता अंशों में क्या अंतर होता है। बच्चों पहला जो अंतर का आधार है वो अर्थ। पूर्वाधिकार अंश वे होते हैं जिन पर एक निश्चित दर से लाभांश प्राप्त करने एवं कंपनी के समापन की दशा में पूंजी वापसी का पूर्वाधिकार होता है। जबकि समता अंशों की बात करें, समता अंश वे अंश होते हैं जो पूर्वाधिकार अंश नहीं होते, अर्थात जिन पर लाभांश प्राप्त करने एवं पूंजी वापसी का पूर्वाधिकार नहीं होता है। दूसरा जो अंतर का आधार है वो है स्वामित्व। पूर्वाधिकार अंश धारक कंपनी के स्वामी नहीं होते हैं, जबकि समता अंशों की बात करें, समता अंश धारक कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं। तीसरा जो आधार है वो है लाभांश दर। पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश दर निश्चित होती है, जबकि समता अंशों पर लाभांश दर निश्चित नहीं होती। इसके बाद अगला जो अंतर का आधार है वो है मताधिकार। पूर्वाधिकार अंश धारकों को कोई मताधिकार नहीं होता है। मताधिकार मीन्स मत देने का, वोट करने का अधिकार, जबकि समता अंश धारकों को मताधिकार होता है। इसी क्रम में हमारा पांचवा है अंतर का आधार अंशों का शोधन। पूर्वाधिकार अंशों का शोधन निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जाता है और ये कंपनी के जीवन काल के दौरान किया जाता है, जबकि समता अंशों का शोधन केवल कंपनी के समापन के दशा में ही किया जा सकता है। जी हाँ बच्चों, बहुत ध्यान से, कंपनी के जीवन काल में केवल और केवल पूर्वाधिकार अंशों का शोधन किया जा सकता है, समता अंशों का शोधन नहीं किया जा सकता। समता अंशों का शोधन केवल कंपनी के समापन के दशा में किया जा सकता है। क्लियर। नेक्स्ट एंड लास्ट इसमें जो अंतर है, अंतर का आधार है वो है प्रबंध में भाग लेने का अधिकार। पूर्वाधिकार अंश धारकों को कंपनी के प्रबंध में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है, जबकि समता अंश धारकों को कंपनी के प्रबंध में भाग लेने का अधिकार होता है। उम्मीद आप लोगों को पूर्वाधिकार अंश और समता अंशों में अंतर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए बच्चों आगे पढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा,
स्टॉक हिंदी में स्कंद का अर्थ स्पष्ट कीजिए। जी हाँ, ये क्वेश्चन भी बड़ा फ्रिक्वेंट है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि स्कंद का अर्थ क्या होता है, स्कंद का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इंग्लिश में हम इसको स्टॉक कहते हैं। बच्चों देखिए, जब हम लोग स्टॉक की बात करेंगे, स्कंद की बात करेंगे, चलिए पहले देख लेते हैं क्या लिखा है। लिखा है स्कंद से आशय किसी कंपनी के पूर्णतः चुकता अंशों की एकत्रित राशि से है, जिसे बाद में किसी भी राशि के छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जा सकता है, जिससे कि अंशों की किसी भी राशि को हस्तांतरित किया जा सके। केवल पूर्णदत्त अंशों को ही कंपनी द्वारा स्कंद में परिवर्तित किया जा सकता है। आई होप समझ में आया होगा। बाकी आप लोगों को देखिए, समझाने के लिए हमने एक उदाहरण भी लिखा है और अच्छे से आप लोगों को क्लियर होगा। एक व्यक्ति के पास एक्स लिमिटेड कंपनी के 10 रुपये मूल्य के 1000 अंश है, जो कि पूर्णतः चुकता है। इस दशा में कंपनी अंशों से प्राप्त राशि 10,000 रुपये को स्टॉक में परिवर्तित कर सकती है। ऐसा करने के लिए कंपनी को सदस्यों से साधारण सभा में स्वीकृति प्राप्त करनी होती है। जी हाँ बच्चों, अगर हम स्कंद की बात करें तो स्कंद कंपनी केवल और केवल पूर्णतः चुकता अंशों से जो प्राप्त राशि होती है उसी को स्कंद में परिवर्तित कर सकती है। तो यहाँ आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि हम लोग मीन्स कंपनी जो है अंशों का निर्गमन करेगी और जो अंश हमारे पूर्णतः चुकता है उनको फिर कंपनी स्कंद में परिवर्तित कर सकती है। और ये करने के लिए कंपनी को सदस्यों से साधारण सभा में स्वीकृति प्राप्त करनी होती है। ठीक, चलिए अब यदि हम लोग बात करें अंश और स्कंद में क्या अंतर होता है, तो ये हम लोगों ने अगला क्वेश्चन बनाया आप लोगों के लिए। अंश तथा स्कंद में अंतर स्पष्ट कीजिए। आप लोग आसानी से यहाँ स्कंद और अंश में क्या अंतर होता है समझ पाएंगे। चलिए पढ़ लेते हम लोग। हमने वापस से देखिए यहाँ अंतर के आधार तैयार किए ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए कि दोनों में क्या अंतर है। पहला है पंजीकरण, जिसको इंग्लिश में रजिस्ट्रेशन कहते हैं। अंशों का पंजीकरण अनिवार्य होता है, जबकि स्कंद का पंजीकरण आवश्यक नहीं होता, कराने की जरूरत ही नहीं होती। ठीक, अंकित मूल्य, अंशों का अंकित मूल्य होता है जबकि स्कंद का कोई अंकित मूल्य नहीं होता। पूर्णदत्त होना, जी हाँ बच्चों, यहाँ अंशों के लिए बात करें, अंश आंशिक दत्त या पूर्णदत्त दोनों प्रकार के हो सकते हैं, जबकि स्कंद की बात करें स्कंद अनिवार्य रूप से पूर्णदत्त होता है। जी हाँ, अभी हम लोगों ने बात करी ना कि जो अंश हमारे पूर्णतः चुकता होते हैं केवल उन्हीं को हम स्कंद में परिवर्तित कर सकते हैं। तो उस लिहाज से स्कंद अनिवार्य रूप से पूर्णदत्त होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है क्रम संख्या। अंशों की क्रम संख्या होती है जबकि स्कंद की क्रम संख्या नहीं होती है। निर्गमन, अंशों का मूल रूप से निर्गमन होता है, अंशों का मूल रूप से निर्गमित करते हैं, जबकि स्कंद की यदि बात करें स्कंद का निर्गमन नहीं किया जाता, बल्कि अंशों के पूर्ण चुकता होने पर उन्हें स्कंद में परिवर्तित किया जाता है। इसके बाद सदस्य की बात करें, जो अंशधारी होते हो कंपनी के सदस्य होते हैं, जबकि स्कंदधारियों को कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। इसके बाद
हस्तांतरण, अंशों का हस्तांतरण पूर्ण मूल्य में ही हो सकता है, जबकि स्कंद का हस्तांतरण आंशिक भी हो सकता है। आई होप आप लोगों को दोनों में अंतर समझ में आए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है बच्चों, अंश अधिपत्र इंग्लिश में शेयर वारंट क्या है? ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछ ले जाते हैं, तो आप लोग इसको भी ध्यान से पढ़ेंगे। जी हाँ बच्चों, अंश अधिपत्र इंग्लिश में जिसको हम कहते हैं शेयर वारंट, देखिए क्या होता है। एक अंशों द्वारा सीमित सार्वजनिक कंपनी अपने अंतर नियमों के अधीन तथा केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति लेकर अपनी सार्वमुद्रा के अधीन पूर्णतः चुकता अंशों के लिए एक प्रमाण पत्र निर्गमित कर सकती है। इस प्रमाण पत्र को अंश अधिपत्र कहते हैं। यह एक विनिमय साध्य प्रलेख है, अर्थात इसकी सुपुर्दगी मात्र से अंशों का हस्तांतरण हो जाता है। एक अधिपत्रधारी कंपनी का सदस्य नहीं होता। बच्चों देखिए यहाँ शेयर वारंट बेसिकली जब अंशों के हस्तांतरण की बात करते हैं हम लोग, तो अंशों के हस्तांतरण में दुनिया भर की फॉर्मेलिटी करनी पड़ जाती है। इस फॉर्मेलिटी से बचने के लिए यहाँ अंश अधिपत्र यहाँ शेयर वारंट की बात कही गई है। जो पूर्णतः चुकता अंश होते हैं उनके लिए कंपनी एक प्रमाण पत्र निर्गमित कर सकते हैं, जिसको अधिपत्र कहते हैं। और इस अधिपत्र के माध्यम से अंशों का जो हस्तांतरण है वो आसान हो जाता है। उसमें फॉर्मेलिटीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, केवल इस प्रमाण पत्र के सुपुर्दगी मात्र से अंशों का हस्तांतरण हो जाता है। आई होप क्लियर हुई होगी आप लोगों को बात। एक बार फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। अंशों के हस्तांतरण को सुविधाजनक बनाने के लिए अंश अधिपत्र का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? अंशों के यदि हम लोग अंश पत्रों की बात करें, उनको हस्तांतरित करने के लिए हमें दुनिया भर की फॉर्मेलिटीज़ करनी होती हैं, प्रोसेस हमारा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो उसको आसान बनाने के लिए यहाँ अंश अधिपत्र का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से केवल सुपुर्दगी मात्र से अंशों का हस्तांतरण हो जाता है। चलिए बच्चों, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, अधिकार अंश किसे कहते हैं? इंग्लिश में ये राइट शेयर कहलाता है। क्या होता है समझिए। अधिकार अंश वे अंश है जो निर्गमन के समय कंपनी के वर्तमान अंशधारियों को यह अधिकार देते हैं कि जब कंपनी प्रार्थित पूंजी, जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल होती है कंपनी की, को बढ़ाने के उद्देश्य से नए अंश जारी करे, तो सबसे पहले उन अंशों को लेने का अधिकार वर्तमान अंशधारियों को होता है। सिंपल और शॉर्ट यदि हम लोग बात करें तो हम लोग यहाँ कहेंगे वे अंश जो कंपनी द्वारा निर्गमित किए जाते हैं और जिन्हें खरीदने का अधिकार केवल और केवल विद्यमान जो हमारे वर्तमान में अंशधारी उनको होता है, उनको हम लोग अधिकार अंश कहते हैं। अच्छा, अब यदि वर्तमान अंशधारी इन अंशों को खरीदने में सहमति जाहिर नहीं करते, तो हम आम पब्लिक के लिए इनको इश्यू कर देते हैं। राइट?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, बोनस अंश से आपका क्या अभिप्राय है। ये भी बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, पढ़िए जरा देखिए। जब किसी कंपनी के पास आवश्यकता से अधिक लाभ या संचय एकत्रित हो जाते हैं तो कंपनी अपने अंशधारियों में बोनस अंश वितरित कर देती है। जी हाँ, जब किसी कंपनी के जो लाभ है वो अच्छे खासे हो जाते हैं, मीन्स एक बड़ी मात्रा में लाभ कमा लेती है कंपनी, उसका संचय बड़ा हो जाता है, तो कंपनी अपने अंशधारियों को बोनस के रूप में कुछ एक बोनस अंश वितरित कर देती है। बोनस अंश से अभिप्राय ऐसे अंशों से है जिन्हें अंशधारियों को बिना किसी प्रतिफल लिए अर्थात मुफ्त में निर्गमित किया जाता है। अंशधारियों को बोनस अंश दो प्रकार से दिए जा सकते हैं। नंबर 1, विद्यमान आंशिक चुकता अंशों को बिना किसी प्रतिफल लिए मुफ्त में ही पूर्णतः चुकता अंशों में परिवर्तित करके। मतलब समझिए जरा कि जैसे कोई अंश है और उन अंशों को जो निर्गमित किया गया वो 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से निर्गमित किया गया। जनता से जो प्राप्त राशि है उन पर 8 रुपया है, और अब कंपनी यदि उनको 8 रुपये से 10 रुपये पूर्णतः चुकता अंश में कन्वर्ट कर देती है बिना 2 रुपये लिए जनता से, तो ये वाला केस कहलाएगा बोनस अंश। ठीक। दूसरा, कंपनी द्वारा नए पूर्णतः चुकता अंशों का मुफ्त में निर्गमन करके। जी हाँ, यदि कंपनी के शेयर जो ऑलरेडी उन्होंने इशू कर रखे हैं वो आंशिक नहीं पूर्णतः चुकता अंश है, तो कंपनी क्या करती है, नए अंश जो पूर्णतः चुकता होते हैं उनको निर्गमित कर देती है। तो इस प्रकार कंपनी दो तरीके से बोनस अंशों का निर्गमन कर सकती है। ठीक। चलिए भाई, आई होप आप लोगों को सबको ये बातें सब समझ में आई होगी। बस आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए।